एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल स्टार्ट कॉस्ट शीट। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का ये लेक्चर सीरीज़ हम लोग ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक उठाएंगे वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर TY BCom, TY SY BMS एंड SY BFM, और जिस किसी में भी आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, कॉस्ट शीट का टॉपिक है, वो इसको कवर करेगा। अगर आप IPCC भी दे रहे हो तो उसके अंदर भी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, तो इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट को कैसे याद करना है। तो दिस इज सूटेबल फॉर TY BCom, SY BAF, SY BMS ऑल्सो। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट शीट को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट नाम से ही पता चल रहा है, एक शीट बनाना है जिसमें सब कॉस्ट हो। तो इसको समझने के लिए आपको क्या याद रखना है, कॉस्ट जब आता है जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हो। तो आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन ले लो और फिर उसके हिसाब से कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को याद रखने की कोशिश करो। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर है, फर्नीचर को बनाने के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं। तो कोई भी फर्नीचर ले लो, टेबल ले लो, राइट, टेबल हो गया या जो भी अलमारी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, राइट, फर्नीचर जो लकड़ी से बनती है। तो फर्नीचर हम लोग ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनता है। तो कॉस्ट शीट एक शीट होता है जिसके अंदर सब कॉस्ट आएंगे। अब कौन कौन से कॉस्ट आएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऊपर हम लोग ने लिख लिया कॉस्ट शीट फॉर्मेट एंड इट इज़ सूटेबल फॉर TY BCom, SY BAF एंड BMS ऑल्सो। यहाँ पे मैंने एक सीरियल नंबर दिया, पर्टिकुलर अमाउंट करके यहाँ पे लिख लिया है। देखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट। ये सीरियल नंबर इसीलिए है कि कौन सा चीज़ किस में ऐड हो रहा है वो हमें पता चल सके। तो हम लोग ने क्या स्टार्ट किया है, क्या बनाना है हम लोग को, फर्नीचर बनाना है। ठीक है, अब फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए स्टार्ट कैसे होगा, कोई भी चीज़ को बनाना रहता है तो स्टार्ट कैसे होता है। तो फर्नीचर बनाना है तो हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल मतलब जो चीज़ का प्रोडक्शन करोगे और उस चीज़ के लिए जो भी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। फर्नीचर बना रहे हो तो लकड़ी की ज़रूरत है, टिम्बर की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग को ज़रूरत होता है वो किसकी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। ये नेट मटेरियल कंज्यूम, इसका मतलब मैं बताऊंगा। अब मटेरियल आ गया, फर्नीचर लकड़ी आ गई। अब लकड़ी अपने आप तो फर्नीचर बनेगी नहीं, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वर्कर लोग चाहिए जो उसके ऊपर काम कर सके। तो इसीलिए वो खर्चा आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस। आ रही है बात समझ में। अब लकड़ी भी आ गई, लेबर भी आ गया, लोग खड़े हैं लकड़ी लेके, क्या करना है, तो कहीं कोई जगह मिलनी चाहिए ना कि भाई वहाँ पे जाके हम लोग बना सके। अब ये वो वर्कर लोग बोलेंगे सर थोड़ा चाय पानी का पैसा दे दो, थोड़ा मतलब छोटा मोटा एक्सपेंस होता है उसका खर्चा दे दो। तो इन्हीं के साथ एक छोटा सा एक्सपेंस हम लोग ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 खर्चे मेन होते हैं कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। एक तो उसका कच्चा माल, फिर वो कच्चे माल के लिए लेबर लोग जो काम करने वाले लोग हैं, और फिर छोटा मोटा एक्सपेंस। जब आप इस तीनों को ऐड करते हो तो आपको पहला कॉस्ट मिलता है, दैट इज़ प्राइम कॉस्ट। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है A + B + C इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्शन ये 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी ना तो होगा नहीं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो मटेरियल की ज़रूरत है, उसके साथ वर्कर लोग की ज़रूरत है, तो वेजेस का खर्चा आएगा, और उनके साथ छोटा मोटा खर्चा रहता है, बीड़ी माची जिसको बोलते हैं, वो खर्चा हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं मटेरियल। अब मटेरियल क्या है, इन दोनों में ऐसा नहीं होता है। वर्कर लोग जब आएंगे जितना काम करेंगे उतना पैसा देना पड़ता है, एक्सपेंस जितना हुआ उतना देना पड़ता है। लेकिन मटेरियल में क्या होता है, आप मटेरियल खरीदते हो ना, टिम्बर खरीदते हो, फर्नीचर की बात हो रही है तो टिम्बर आप खरीद रहे हो। अब टिम्बर खरीद रहे हो, लकड़ी खरीद रहे हो, तो हो सकता है आपके पास पहले से लकड़ी हो, राइट। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मेट बनता है जिसको हम लोग नेट मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। तो वो फॉर्मेट कैसे चलता है पता है, तो पहले लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब पहले से लकड़ी है क्या अपने पास वो लिख लो। फिर परचेस करो, कितनी लकड़ी परचेस की उसके अंदर ऐड करो, तो जितना अपने पास पहले से लकड़ी थी फिर उसके अंदर हम लोग ने जितनी लकड़ी परचेस की वो ऐड करना है। फिर हमें उसके अंदर कुछ खर्चे ऐड करने, कौन से, ये लकड़ी जो परचेस करी है तो कहीं से माल
ट्रेवल होके आएगा ना। जैसे आप कहीं पे मुंबई में हो, लकड़ी आ रही है दिल्ली से, तो दिल्ली से क्या हवा में आ जाएगी? नहीं ना। तो वहाँ से आपका गाड़ी भाड़ा का खर्चा होगा, तो फ्रेट हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, कन्वेंस हो गया, छोटा कैरेज हो गया, ये सब खर्चे जो रॉ मटेरियल को कैरी करने के लिए होते हैं वो ऐड करने का। आई बात समझ में? तो ओपनिंग पहले से जो लकड़ी है प्लस उसमें जो परचेज किया प्लस उसके खर्चे, और फिर माइनस करने का क्लोजिंग। अब बोलेंगे सर ये क्यों माइनस कर दिया? क्लोजिंग इसलिए माइनस करते हैं ये पता चल सके। देखो ओपनिंग था, पहले से 2 लकड़ी थी, फिर 2 लकड़ी परचेज की, कितना हो गया? 4 लकड़ी का खर्चा आ गया, उसको परचेज करने के लिए जो खर्चा था वो, तो 4 लकड़ी का खर्चा पूरा टोटल हो गया। फिर आपने फर्नीचर बनाया होगा, राइट, फिर उसमें से कुछ माल बच गया होगा, है ना। तो माल जो बच गया वो माइनस करो, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया है कि नहीं। एकदम सिंपल है ना। जैसे मैं अगर क्वांटिटी में बताऊं, 2 लकड़ी पहले से थी, 2 लकड़ी फिर परचेस करी, तो 4 लकड़ी हो गई। अब आपने फर्नीचर बनाने की कोशिश की होगी, फर्नीचर आपने बनाया, जितने भी फर्नीचर बचा, बाद में 1 लकड़ी बच गई, तो 1 लकड़ी जो बची है क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो पाई। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में 3 ही यूज़ किया ना, इसीलिए तो इसको बोलते हैं नेट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करने का और प्लस परचेज है तो वो ऐड कर देने का। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट है, ये तीनों चीज़ आपके पास है, मटेरियल है, वेजेस है और एक्सपेंसेस है। अब क्या करने का, ये तीनों चीज़ हवा में नहीं बनेगी, ये तीनों चीज़ को लेके जाना पड़ेगा कोई जगह पे जहाँ पे हम लोग फर्नीचर बना सके। तो कहाँ लेके जाने का? तो हम लोग लेके जाएंगे इन सब को एक जगह, और वो जगह का नाम है फैक्ट्री। तो अब हम लोग फैक्ट्री के खर्चे ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री के खर्चे ऐड करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जैसे ही आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आए, वर्क्स ओवरहेड पे आए, फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री में 2 चीज़ और मिलेगी। क्या मिलेगी? वहाँ पे कुछ स्क्रैप मिल सकता है, वेस्ट मिल सकता है, रिकवरीज मिल सकती है। जैसे लकड़ी है, टूटी फूटी हुई लकड़ी, फिर वहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू पड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनका एक रीसेल वैल्यू होता है। स्क्रैप, स्क्रैप पता है ना, अभी बुक में आप काम करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक भर जाता है, बहुत सारी बुक भर गई, तो उसको आप क्या करते हो, बाद में बेच देते हो ना एज ए स्क्रैप। तो वो स्क्रैप से आपको इनकम हो रहा है, और हम लोग क्या बना रहे हैं? कॉस्ट शीट बना रहे हैं। कॉस्ट शीट का मतलब होता है सिर्फ खर्चा दिखाना है, तो ये तो इनकम हो गई, तो फैक्ट्री में ही होगी ना ये इनकम, तो ये इनकम को माइनस कर देने का। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या आएगा? फैक्ट्री का रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ये जो एक्सपेंसेस दिया है ना, इसका मतलब फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, फिर वहाँ मशीन यूज़ होता है, मशीन का रिपेयर्स, मशीन का डिप्रिशिएशन, वो सब यहाँ आएगा। उसमें से क्या माइनस करने का? अगर कोई स्क्रैप आया तो माइनस करने का। फिर उसमें एक चीज़ और आती है WIP, याद रखना, ये फैक्ट्री में ही मिलेगा। क्या? फैक्ट्री में हो सकता है कि पहले से कुछ माल अंडर प्रोसेस हो, बराबर है, अंडर प्रोसेस हो, तो उसके अंदर WIP में 2 चीज़ आएगी, एक आएगी ओपनिंग स्टॉक और दूसरा आएगा क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करने का, जैसे आपने रॉ मटेरियल में देखो माइनस किया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किया था ना, तो सेम वे में WIP का भी आएगा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने का, और वो भी कहाँ? वर्क्स ओवरहेड में करने का। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, अब इन सब को प्लस माइनस, ये खर्चा माइनस ये प्लस और माइनस ये सबको एडजस्ट करेंगे तो आपको एक टोटल मिलेगा। वो टोटल को हम लोग बोलेंगे ई। तो पहले आया था डी, फिर आया इन सब का टोटल ई, इन सब टोटल को डी प्लस ई करेंगे तो आपको मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री का कॉस्ट, और मटेरियल और वेजेस और एक्सपेंसेस का कॉस्ट सबको मिलाएंगे, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सेकेंड लेवल हो गया आपका। ठीक है, अब फैक्ट्री में माल चला गया, फैक्ट्री में माल बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है ना, सब है वहाँ पे, रॉ मटेरियल भी है, वेजेस भी है, एक्सपेंसेस भी है, फैक्ट्री के खर्चे वो भी हम लोग ने ऐड कर दिए, ऑलरेडी पहले से माल जो अवेलेबल था वो भी हम लोग ने एडजस्ट कर दिया, तो ये टोटल वर्क्स कॉस्ट हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब माल बन जाएगा ना, फैक्ट्री में गया तो बनना ही है माल, है कि नहीं? तो माल बन जाएगा, माल बनने के बाद वो किधर जाएगा? और फैक्ट्री में नहीं रहेगा, उसको गोडाउन में लेके आते हैं। अब गोडाउन में आएगा तो फिर उसका नंबरिंग करेंगे, जो भी करेंगे छोटा मोटा, क्योंकि उसको कस्टमर के पास भेजना रहेगा। तो अब ये सब काम कौन करेगा? फैक्ट्री वालों का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया, F तक ख़त्म हो गया फैक्ट्री वालों का काम।
अब जो स्टार्ट होगा काम वो स्टार्ट होगा किसका, ऑफिस वालों का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसके अंदर ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब जो खर्चे आते हैं वो इसमें आएंगे। वो खर्चों को लिखने का, अब वो खर्चे लिखेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वर्क्स कॉस्ट में ये वाला खर्चा ऐड करने का, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ख़त्म होगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका खर्चा कितना, तो पहले आपने रॉ मटेरियल का खर्चा निकाला, वेजेस का खर्चा निकाला, वो प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर आपने सब फैक्ट्री के खर्चे निकाले तो वर्क्स कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री में माल बन के तैयार हो गया, अब ऑफिस वाले उसको ग्रेडिंग करेंगे या जो भी करेंगे उसके ऊपर छोटा मोटा प्रोसेस करेंगे कस्टमर को भेजने के लिए, तो वो वाले खर्चे ऐड कर दिए, तो आपको मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में। अब जब ये ऑफिस वाले जब अपना खर्चा दिखाएंगे और बोलेंगे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ माल ऑलरेडी पड़ा हो, जो ऑलरेडी फैक्ट्री में से आया है अभी तक बिका नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स को एडजस्ट करने का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके। तो देखो कितने ओपनिंग क्लोजिंग आए, 3 आए। एक आया रॉ मटेरियल का, एक आया फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस का, और तीसरा आया फिनिश गुड्स का ओपनिंग। तो याद रखना ओपनिंग ऐड करने का लेस क्लोजिंग। लॉजिक उसका सेम यही है जैसे यहाँ पे बताया था, पहले से मटेरियल अवेलेबल है, परचेज़ किया तो टोटल मटेरियल हो गया, फिर लास्ट में आपने जो माइनस किया तो पता चला एक्चुअल में कितना यूज़ किया। तो सेम वे में इसका भी लॉजिक वही है, पहला ओपनिंग ऐड कर दिया फिर लेस क्लोजिंग किया, तो समझ में आ जाएगा कि कितना माल जा चुका है। तो फिनिश गुड्स का ऐड लेस करने का इसका टोटल आएगा, इसका टोटल इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करने का, इसको आय दिया है तो आपको आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या था, प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन के बाद ऑलरेडी आपके पास जो माल पड़ा था जो फिनिश था उसको ऐड लेस किया, तो आपको मिला एक्चुअल गुड्स जो बिका है उसका खर्चा कितना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन याद रखने का टॉप में है, मतलब माल बनने तक जो भी खर्चा है वो, एक बार माल बन गया फिर उसमें हम लोग के पास जो ऑलरेडी माल बना हुआ था जो अभी तक बिका नहीं है उसको एडजस्ट करने का, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना गुड्स बिका है, एक्चुअल में कितना गुड्स बिका और उसका कॉस्ट कितना है। क्योंकि ये वाला फिनिश गुड्स ऑलरेडी बन चुका था, प्रीवियस मंथ में बन चुका था, है ना। तो इन चीज़ों को अब जो मंथ में प्रोडक्शन हुआ है उसमें ऐड लेस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना माल बिका और कितना माल बाकी है। आई बात समझ में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ध्यान में रखने का। अब इसके बाद क्या होगा, गुड्स आ गया कि भाई हाँ हम लोग का इतना गुड्स बिका है, अब इसमें और खर्चे ऐड करने होंगे। अब बोलेंगे सर अब क्या खर्चा है, गुड्स तो बिक गया, हाँ बिका है, ज़रूर बिका है, लेकिन बेचने के लिए कभी कभी क्या होता है अपने से नहीं होता है, हम लोग को क्या देना पड़ता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है, मतलब एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, सेल्समैन कमीशन देना पड़ता है, सेल्समैन को सैलरी देना पड़ता है, राइट, सैंपल फ्री में बांटना पड़ता है ना, प्रमोशन करना पड़ता है, तो ये सब करने के खर्चे भी होते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसके अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी खर्चे होंगे वो सबको ऐड करने का। अब ये वाले का तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लिखेंगे, जे के बाद आता है के का टोटल लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यू हैव टू ऐड ऑल योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने अभी बताया आपको कि सेल्समैन सैलरी हो गई, फिर कमीशन हो गया, एडवर्टीज़मेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर सैंपल दिया, ये सब आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करना है। तो इसका टोटल मिल जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था प्लस ये वाला टोटल, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखो ये 3 चीज़ आ गई। अब ये तीनों चीज़ में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन याद रखना जहाँ तक माल बन के तैयार होता है। ठीक है, फिर माल जो बन के तैयार हुआ वो करंट मंथ का है, फिर पहले से हमारे पास कुछ ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा होगा जो माल बन के तैयार था लेकिन बिका नहीं, उसको एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा।
इसके अंदर आपको ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको क्या ऐड करना है, जितना भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का, सेल प्रमोशन का, वो सब आप ऐड करोगे तब जाके आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, सेल्स करने का खर्चा। तो सेल्स करोगे तो आपके पास गुड्स भी तो होना चाहिए, और गुड्स को कैसे प्रमोट करोगे वो भी खर्चे होने चाहिए। तो जब आप इन सब खर्चों को ऐड करोगे, इसलिए देखो जे प्लस के दिया है, तो जे मतलब ये और के मतलब इसका टोटल, तो एल आ जाएगा। तो टोटल आपको सेल्स करने का खर्चा इतना हुआ प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो बिजनेसमैन है वो अपना क्या करेगा, प्रॉफिट या लॉस ऐड करेगा। वैसे प्रॉफिट ही ऐड करता है तो प्रॉफिट ऐड करेगा। जब जैसे ही एल के अंदर एम ऐड होगा तो आपको मिलेगा सेल्स का वैल्यू, दैट इज सेल्स। एल प्लस एम प्लस माइनस मतलब लॉस हुआ तो माइनस करना है, और अगर प्रॉफिट है तो ऐड करना है। तो मोस्टली तो प्रॉफिट ही होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेल्स। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये कॉस्ट शीट, इसको अगर मैं छोटा करके दिखाऊं तो आपका ये है 1 2 3 4 5 6 में है। पहला प्राइम कॉस्ट, उसके अंदर फैक्ट्री, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। फिर उसके अंदर फैक्ट्री के वो खर्चे ऐड करने का, जिसके अंदर सेल ऑफ स्क्रैप और ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ WIP आएगा, तो वर्क्स कॉस्ट। फिर उसमें ऑफिस के खर्चे ऐड करने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर फिनिश गुड्स को एडजस्ट करने का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करने का, तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऐड करके सेल्स कर दो। आ रही बात समझ में। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको लाइन कितनी छोड़नी है। तो आपको लाइन छोड़नी है इसके सामने 8 लाइन, इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में जितने भी खर्चे बताए गए ना उसमें 8 लाइन छोड़ देना है। देखो सब में, ओवरहेड में भी 8 लाइन और सेलिंग में भी 8 लाइन, बाकी को एक 1 बाय 1 करके भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और 2 कॉलम होता है आपका यहाँ पे रुपीज़, जिसके अंदर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, दैट वी विल सी इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई बात समझ में, येस और नो। तो ये फॉर्मेट है, आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।